जो आपकी आउटलाइन की अच्छा देखें, आउटलाइन प्रॉपर्टी बॉर्डर के ऊपर आती है, ठीक है। बॉर्डर तो हमने पढ़ा, उसके अंदर हम स्टाइल दे सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर के ऊपर भी हम एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं आउटलाइन की, ठीक है। वो बॉर्डर के ऊपर आते हैं, जिस तरह आपको इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका बॉर्डर है ब्लैक कलर का, और ये ग्रीन जो है ये क्या है, आपकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी है। इस तरह भी आप देख सकते हैं, ये कंटेंट है, ये बॉर्डर है, ये उसकी आउटलाइन है, ठीक। अब आउटलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, विड्थ, ऑफसेट और आउटलाइन। नोट में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि आउटलाइन डिफर्स फ्रॉम बॉर्डर्स, मतलब आउटलाइन डिफरेंट है बॉर्डर से। अनलाइक बॉर्डर्स द आउटलाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। जो बॉर्डर एलिमेंट का बॉर्डर है उसके आउटसाइड ड्रॉ करती है। इनमें ओवरलैप अदर कंटेंट, अगर कोई और कंटेंट है तो उस पर ओवरलैप भी हो सकता है। ऑल्सो द आउटलाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स डायमेंशन। अगर बॉर्डर बॉक्स आपको याद हो तो आपको पता होगा ये क्या बात कर रहा है कि जो बॉर्डर, जो आपका बॉक्स है उसकी डायमेंशन में बॉर्डर, ये जो आपकी आउटलाइन है ये कंसीडर नहीं की जाती। द एलिमेंट्स टोटल विड्थ एंड हाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय द विड्थ ऑफ द आउटलाइन। आउटलाइन की जितनी भी विड्थ हो, एलिमेंट की हाइट और विड्थ डिस्टर्ब नहीं होगी, सही। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड डैश, डबल ग्रूव, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह हम पढ़ के आए हुए हैं। ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, नन ऑफ द अदर आउटलाइन प्रॉपर्टीज विच यू विल लर्न मोर अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये कब अप्लाई होंगी, जब आपने स्टाइल दिया होगा। अगर आपने कोई स्टाइल दिया हुआ ही नहीं है तो कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो हम यहाँ आते हैं, हमारे पास है आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ कैसे डिफाइन करेंगे? आउटलाइन विड्थ इस तरह, ठीक है। थिन, आपके पास थिन है, टिपिकली 1 पिक्सल्स, मीडियम दोगे तो टिपिकली 3 पिक्सल, या थिक दोगे वो 5 पिक्सल, या फिर आप स्पेसिफिक साइज भी बता सकते हो, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल लो तो देखो, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये क्या है, नजर आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा? इसमें देखें, ये जो ब्लैक कलर है ये क्या है, बॉर्डर है जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो आउटलाइन है वो यहाँ पे दी हुई है, कलर, थिन और सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये बॉर्डर के बाहर है, सही है। प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है, कहीं भी आप लगा लें, जिस तरह ये है इस पे लगा लें। ठीक है, इसको जूम करें या फिर आप ऐसा करें, बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, ये बॉर्डर है और ये इसके जो आउटसाइड पर है ये एक आउटलाइन है। आउटलाइन की भी विड्थ आप बढ़ा दो। ठीक है, ये आपको आउटलाइन नजर आ रही है। अब आउटलाइन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये विड्थ हो गई। फिर आपके पास कलर्स हैं। कलर्स आप जिस तरीके से देके आ रहे थे उसी तरीके से आप दे सकते हो कलर्स, ठीक है। ये सारे कलर्स हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी इसकी अवेलेबल है। आप आउटलाइन लिख के उसी तरह बॉर्डर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, 1 पिक्सल था और स्टाइल था और कलर था, ये आप दे सकते हो इजीली, सही है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड का मतलब पता है ना आप लोगों को, क्या मतलब है? इधर हमने आउटलाइन दे दी, हम बॉर्डर भी देते हैं। और हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं जिसकी क्लास क्या है, 4। इस तरह, ठीक है। ये आपका बॉर्डर, ये आपकी आउटलाइन।
अच्छा, ऑफसेट प्रॉपर्टी क्या करेगा, स्पेस ऐड करेगा बॉर्डर और बॉर्डर एज और आउटलाइन के दरमियान में। आउटलाइन ऑफसेट यहां दे दो आप। तो आपको क्या नजर आएगा, क्लियर गैप नजर आएगा। और उसने कहा था कि ओवरलैप करेगा, तो देखो जैसी वो आपने वो किया यहाँ से ओवरलैप भी कर गया, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बॉर्डर नहीं करेगा लेकिन ये ज़रूर करेगा, सही है, अगर आप इसमें कुछ करेंगे चीज़ें ऐड तो ये हमारी आउटलाइन की प्रॉपर्टी है। फिर हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, HTML के अंदर भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल हैं। इसको ट्राई करके देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो इसने लगाई हुई हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ पे इसने क्या लगाया हुआ है, टेक्स्ट को इंडेंटिंग दी हुई है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई किया हुआ है और लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल्स दी हुई है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी हमारे पास टेक्स्ट की। हम आगे जाते हैं, देखते हैं। टेक्स्ट को अगर कलर देना है तो आप कैसे देते हो, सिर्फ कलर लिखो, उस एलिमेंट पर आगे कलर का नेम दे दो, तो कलर अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर दो और टेक्स्ट दो, तो इस तरीके से आप वो भी दे सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, हाई कंट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद विजन प्रॉब्लम, सो ऑलवेज इंश्योर दैट द कंट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज इज गुड। कंट्रास्ट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी ये वेबसाइट है आपके सामने, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है और इसके ऊपर ज़्यादातर जो चीज़ें लिखी हैं वो ब्लैक कलर से लिखी हैं, तो ये कंट्रास्ट है। ये ना हो कि आप रेड के ऊपर जो है ना वो रेड से ही लिख दो या फिर पिंक से लिख दो, तो वो बिल्कुल जो है ना आप आंखों को चुभेगा वो, तो वो कलर आप नहीं लिखे, वरना यूज़र आपकी वेबसाइट पे स्टे नहीं करेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट को कलर देना है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, इस तरह कर दें आप कलर आप दे दें यहाँ से ब्लू दे दें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देना है, ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। इस तरह बैकग्राउंड को कलर आ जाए, सही। बैकग्राउंड हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। वही तरीके आप कलर्स को हेक्स के थ्रू दे सकते हो, कलर नेम के थ्रू दे सकते हो, RGB वैल्यूज़ के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। तो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो हम जहाँ भी कलर की बात आएगी तो हम वहाँ पे उस तरीके से कलर्स दे सकते हैं। फिर आपके पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन, यूनिकोड, BIDI, वर्टिकल अलाइन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या है, प्रॉपर्टी है, फिर इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अ टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट और राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाइड। आपको पता है टेक्स्ट की 4 वो हैं, या तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा या फिर जस्टिफाई हो जाएगा। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज सेंटर अलाइन, लेफ्ट एंड राइट अलाइन टेक्स्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट इज डिफॉल्ट इफ टेक्स्ट डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफॉल्ट क्या होगी, लेफ्ट। अगर आप अरेबिक लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं तो आप राइट से शुरू करते हैं, तो उनकी डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट। लेफ्ट कौन बोल रहा है? तो ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होता है। ये देखो टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि आपको पता है कि, एक्सक्यूज मी, यहाँ देख लें, अगर आपको ज़्यादा पता है तो फिर यहाँ पे आप पढ़ा लें आगे, ठीक है, काइंडली। अच्छा, इसने लिखा है टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो ये पूरी हेडिंग सेंटर में चली गई।
वो क्यों गई है? क्योंकि आपको पता है जब भी आप H1 लिखते हैं तो ये पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरा ब्लॉक लेता है। तो उस ब्लॉक के अंदर आपने अप्लाई कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ऑटोमेटिकली अगर बॉक्स में जगह खाली है तो टेक्स्ट आपको सेंटर में नज़र आएगा, लेकिन अगर जगह खाली नहीं है तो नहीं नज़र आएगा। सही है, वो थोड़ा सा होगा, अगर जगह खाली होगी आपको नज़र आएगा। ठीक है, फिर है लेफ्ट अलाइन, फिर आपके पास है राइट अलाइन। ये तीन आपके पास अलाइनमेंट्स हैं। आप अपने पैराग्राफ्स पे दे सकते हो, 2 पैराग्राफ्स है ना आपके पास, 3 बना लो। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी इंसल्ट ना हो तो अपना मुंह बंद करके बैठ जाएं इज्जत से, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं तो, वरना फिर मर्जी आप लोग। हमने एक पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन दिया, दूसरे को जस्टिफाई दे दिया और एक को सेंटर दे दिया, 3 हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ और ऐड कर लो। है सबसे एंड वाले को हमने क्या दिया था? सॉरी, ये EX1 2 and 4 है। ठीक है, 1 को हमने क्या दिया है? लेफ्ट। ये डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट में हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है, कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना, इनको पैडिंग भी दे दो थोड़ी सी यार। जी जी, अब आप देखें। अच्छा यार, पैडिंग से तो आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइन है। ये आपका कौन सा पैराग्राफ है? कौन सा वाला है? EX2। EX2 पे आपने क्या अप्लाई किया हुआ? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और EX4 पे आपने क्या किया है? जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या करेगा? देखो, ये जो स्पेस बची हुई होगी उसको पूरा अपने आप को एक्सपेंड कर देगा। बस जस्टिफाई में ये होता है। और फिर आपके पास राइट अलाइन भी है, तो आप राइट अलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, इसको हमने राइट अलाइन किया है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये राइट से शुरू होगा, है तो इंग्लिश ही, लेकिन वहाँ से शुरू होगी, लेकिन वो स्पेस देके उधर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई उर्दू लिखी होती तो आपको सही से समझ आ जाए। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट्स हमारे पास और भी हैं। ये अभी हमने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिर हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी लास्ट लाइन को सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है या फिर राइट करना है। ठीक है, सिर्फ लास्ट लाइन को। आप पहला पैराग्राफ देखो, ए जहाँ पे है वो राइट अलाइन है। देखो
ये वाला लेफ्ट है, लेकिन उसकी जो लास्ट वाली लाइन है वो राइट अलाइन हो गई है। इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो जो लास्ट वाली है वो सेंटर में हो गई है। जस्टिफाई सिर्फ ये हुई है, ऊपर वाली नहीं हुई, ठीक है। तो ये लास्ट के लिए होता है। फिर है टेक्स्ट डायरेक्शन एंड यूनिकोड बीडीआई। अच्छा, टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होती है भाई? आरटीएल का मतलब है राइट टू लेफ्ट। अगर हम इसको चेंज करें, फिर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन है। अगर आप उर्दू वगैरह या इस तरह की चीज़ें लिखेंगे ना, तो अगर आपकी डायरेक्शन आपको सेट करनी पड़ेगी कि आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं या फिर लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आरटीएल है, तो ये इधर चला जाएगा और यहाँ से शुरू होगा। अब देखो, इसने जो टी है ना, वो इस तरह शुरू हो रहा है, ये रिवर्स हो गया पूरा, ठीक। और ये क्या है ये मुझे नहीं पता, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये इसके साथ ही आएगी प्रॉपर्टी जब आप आरटीएल लगाएंगे। कहाँ गया? ठीक है, ये इसके साथ ही आएगी, बस इसको मैनेज करने के लिए यूज होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है? वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन एलिमेंट, सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज। ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी है वो क्या है? बेस लाइन, मतलब जो आपकी बेस लाइन आ रही है, जो आपके टेक्स्ट की बेस लाइन आ रही है, उससे आप उसको वो कर दो, और ये डिफॉल्ट में भी होगी, ठीक है, बेस लाइन। इसी तरीके से इमेज आती है। फिर आपके पास है पैराग्राफ बी, उसमें क्या है? टेक्स्ट टॉप, मतलब टेक्स्ट के टॉप पे, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेक्स्ट बॉटम, ये टेक्स्ट के बॉटम पे चली जाएगी। वर्टिकल लाइन सब स्क्रिप्ट पढ़ी है ना आपने, और सुपर स्क्रिप्ट, ये वो वाला काम कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई इशू है किसी को? बेस लाइन मतलब डिफॉल्ट, ये आपकी बेस लाइन है। टेक्स्ट टॉप मतलब क्या हो जाएगा? टेक्स्ट के टॉप से शुरू होकर ऊपर जाएगी। टेक्स्ट बॉटम मतलब बॉटम से नीचे तक जाएगी। सब आपको पता है सब स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होती है, और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप अगर HTML और CSS का वो यूज़ नहीं करना चाहते, HTML का सॉरी, तो आप CSS के थ्रू भी कुछ एलिमेंट्स को सब स्क्रिप्ट या फिर सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन क्या होता है, कलर, स्टाइल, थिकनेस एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। ऐड अ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन टू द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हम ऐड कर रहे हैं सबके ऊपर। सबसे पहले वाली टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कहाँ ऐड हुई है? ओवर लाइन, मतलब टेक्स्ट के ऊपर, और लाइन थ्रू मतलब टेक्स्ट के सेंटर में, और अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के अंडरलाइन। और मिला के भी आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो, ओवरलाइन और अंडरलाइन। एक लाइन ऊपर आ गई और एक अंडरलाइन आ गई, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बता रहे हैं कि इट इज नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज नॉट अ लिंक। अगर आप यहाँ पे अभी आओ और एंकर टैग दे दो, जो भी है स्पेलिंग में, ठीक है, ये एंकर टैग आ गया। वो ये कह रहा है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट को अंडरलाइन मत कीजिएगा, क्योंकि यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लिंक है या नहीं, ठीक है। तो यूज़र को हमने कंफ्यूज नहीं करना। अब अगर आप इसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हो तो आपको इसको प्रॉपर्टीज़ कुछ नज़र आएंगी। देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है? अंडरलाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है।
अगर आप चाहते हो कि इस एंकर के ऊपर आप इसकी अंडरलाइन ना दो तो टेक्स्ट डेकोरेशन आप यहाँ से पूरी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। अभी आपका जो टैग है ना वो बगैर अंडरलाइन के आ जाएगा, लेकिन ये टैग रहेगा, इसकी जो अंडरलाइन वाली चीज़ है वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अंडरलाइन ओवरलाइन आपने देख लिया, आप मिक्स करके भी लिख सकते हो। ठीक है, स्पेसिफाई कलर फॉर द डेकोरेशन लाइन, जो आप डेकोरेशन लाइन है उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको उठाएं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ये हमारे पास एंकर टैग है ना, तो हम इसको ये दे दें, तो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या हो जाएगा, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आप कलर्स दे सकते हो, आपने जितने देने हैं यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हो। सही, ये लाइन का कलर है वो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आपको बैकएंड से या आपको कोई जो डेटा है वो स्मॉल लेटर्स में मिल रहा है, आप उसको खुद फ्रंट एंड पर अपर केस, लोअर केस या फिर कैपिटलाइज उसमें दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे टेक्स्ट जो है ना डिफरेंट तरीके से, लेकिन यहाँ जब डिस्प्ले हो रहा है ये डिफरेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या दे दिया है, क्या दे दिया, अपर केस। अगर ये अपर केस होता पूरा और आप इसको लोअर केस दे देते तो ये कन्वर्ट कर देगा पूरा। अभी भी इसने कन्वर्ट किया हुआ है अगर आप देखें तो, लेकिन आप, अच्छा नहीं हो रहा, हम खुद लिख लेते। जी जी, वो तो ऊपर है ना, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ, मैं दूसरा इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अपर केस लिखेंगे ना, अब ये इसको कन्वर्ट करेगा तो आपको सही समझ आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर कैपिटल है, अगर आपने किसी जगह पे उस टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। उसके अलावा आप कैपिटलाइज भी कर सकते हो, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है ना, इसमें आप जितने पिक्सल्स बढ़ाएंगे ये आगे मूव होती रहेगी। अभी 50 है आपके पास, इसको आप 80 कर दें, जब आप रन करेंगे तो ये और आगे मूव होती जाएगी। ठीक है, ये होती है टेक्स्ट इंडेंटिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होती है भाई, वर्ड नहीं, लेटर्स के बीच में। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट। ये देखो, ये 5 पिक्सल दिया तो इस तरह हो गया, और मैंने माइनस यहाँ लिखा है तो क्या हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है, आपस में स्पेस कम होके ये आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप माइनस में दोगे तो ये और कोलैप्स हो जाएगा। लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन लाइंस। इस तरीके से। ठीक है, ये दो आपके पास लाइंस हैं, आपने स्मॉल की जो लाइन हाइट है ना वो ये कर दी है, तो ये इस तरीके से कम होती जा रही है, और यहाँ बढ़ा रहे हैं तो जो लाइन की स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और है ये एक ही, मतलब एक ही पैराग्राफ के अंदर, ऐसा ही है ना, पैराग्राफ्स के अंदर है, मगर डिफरेंट लाइन है क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया।
वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग है, ठीक है। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ द वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। वाइट स्पेस क्या होती है भाई? वाइट स्पेस क्या होती है? इसको देखें, इस तरीके से आ रही है, लेकिन अगर आपको वो जो वाइट स्पेस आपने दी हुई है इस तरीके से वो आपको चाहिए या रिमूव करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो सब कुछ रिमूव होकर इस तरह हो जाएगा, सही है। लास्ट टेक्स्ट शेडो देखते हैं, फिर पीसीज ऑन है सबके। टेक्स्ट शेडो क्या होता है भाई? शेडो आपको पता है ना, तो टेक्स्ट शेडो क्या होगा? टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टीज ऐड शेडो टू टेक्स्ट। इट इन इट्स सिंपलेस्ट यूज यू ओनली स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेडो। ये आपने जो स्पेसिफाई किया है ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो है। इस टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो, पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल को बढ़ा दें, ठीक है। तो ये इस तरह मूव करेगा, जितना आप बढ़ाएंगे ये मूव कर जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल करना है तो सही, बिल्कुल अलग हो गया। टेक्स्ट को आप कलर, शेडो को आप कलर भी दे सकते हो। पहला आपने वर्टिकल दिया, पहला वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल था, बताओ भाई? पहला हॉरिजॉन्टल था, दूसरा वर्टिकल था, फिर आप कलर भी दे सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर आप आके कहाँ गया भाई? ठीक है, ये कलर्स भी आप इस तरह दे सकते हो। उसके अलावा आप ब्लर इफेक्ट देना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ के बाद कलर को आखिर में लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जो आपका शेडो है ना उसको आप ब्लर कर सकते हो, सही है। आप यहाँ पे आके एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दो तो ये ब्लर हो जाएगा इस तरह, सही। ये भी आपके पास एक एग्जांपल है टेक्स्ट शेडो की, ठीक है। ये भी एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल यहाँ आप लोग को चेक करनी है, ठीक है। अब आप लोग आउटलाइन और टेक्स्ट को अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसा मत करना, आपको अच्छा लगता है वो अलग बात है। आपके मुकाबले में मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पे 1 लाख यूज़र आता है, तो आपको अच्छा लगता है या 1 लाख यूज़र को अच्छा लगना चाहिए? किसको? यूज़र को ना। आपसे तो कोई फ़ायदा नहीं, अच्छा लगे ना लगे, सही। तो अपनी जो प्रीफरेंसेस होगी ना डिज़ाइन में, वो डालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये बॉर्डर अच्छा लगता है तो आप डाल दो, रेड कलर का बॉर्डर अच्छा लगता है डाल दो, उससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी डिज़ाइनर्स आपको मॉकअप्स बना के देते हैं तो आप सिर्फ उनको देख के बनाते हो HTML में, ठीक है। अब ये ना हो गया किसी छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, उनको कहो कि डिज़ाइनर रखो वरना काम नहीं करूँगा मैं, तो वो क्या करेंगे पता है? फिर आपको ही निकाल देंगे, क्योंकि इतना बजट नहीं होता ना उनके पास। तो अगर आप छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो तो सारा काम आपको खुद ही करना है, सही है। अच्छा, font selection is important. Choosing the right font has a huge impact on how the readers experience a website. ठीक है, अगर अच्छा फॉन्ट होगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट पर, स्टे ज़्यादा करेंगे लोग, उनको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। हर किसी को टैली राइटिंग समझ भी नहीं आती, वो पढ़ भी नहीं सकता, या फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़े ना हो, फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटे ना हो, ठीक है, नॉर्मल हो के सब पढ़ सकें। द राइट फॉन्ट कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फॉर योर ब्रांड, ठीक है। अगर आपकी कोई ब्रांड है, अच्छा बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो परचेज भी किए जाते हैं, ठीक है, कुछ तो अवेलेबल हैं, कुछ परचेज भी किए जाते हैं। तो अगर आपको कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हो उसको, ठीक है। यूजिंग अ फॉन्ट
दैट इज इजी टू रीड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इजी टू रीड होना चाहिए। द फॉन्ट एड वैल्यू टू योर टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है अगर फॉन्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सब पढ़ेंगे उसको। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू चूज द करेक्ट कलर एंड टेक्स्ट साइज ऑफ द फॉन्ट, तो आपको कलर भी सही चूज करना है और टेक्स्ट का साइज, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तरीके से जो है ना वो रखनी है हमने। अच्छा, जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज, ये 5 जेनेरिक है, मतलब कि ये ऑलरेडी मौजूद है, ये जेनेरिक है, इसके अंदर फिर बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं, ठीक है, ये फैमिलीज हैं। सबसे पहले है सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एज ऑफ ईच लेटर, जो भी आपका लेटर होगा ना उसके एंड पे एक एज होगा, वो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आपका सेरिफ फॉन्ट है। तो कोई भी देखो ये नॉर्मल फॉन्ट है, सेरिफ में क्या हो रहा है, इस तरह एजेस बनाए हुए, ये सैंस सेरिफ है और ये सेरिफ है। Sans serif fonts have clean lines, no small strokes attached. They create a modern and minimalistic look. इसको यूज करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। Monospace fonts, here all letters have the same fixed width. They create a mechanical look. मतलब इसकी जो जितने भी लेटर्स हैं ना उनकी विड्थ सेम होगी सबकी। Cursive fonts imitate human handwriting, जो आपके इटैलिक के ना उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। Fantasy fonts are decorative, playful fonts. वो थोड़े डेकोरेटिव होंगे, ठीक है, कलरफुल होंगे, इस तरीके के। ऑल डिफरेंट फॉन्ट्स नेम्स बिलोंग टू वन ऑफ द जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज। तो ये सेरिफ है और ये सैंस सेरिफ है, इनके दरमियान में जो है ना ये जो रेड है ना, ये क्या है, डिफरेंस है। ऑन कंप्यूटर स्क्रीन सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर कंसिडर्ड इजियर टू रीड देन सेरिफ फॉन्ट्स। ऐसा ही है या नहीं है? ये एक लेटर है और एक ये लेटर है, कौन सा इजी टू रीड है? ये वाला। सम फॉन्ट्स एग्जांपल, देखो ये जेनेरिक फैमिली है सेरिफ, इसके जो फॉन्ट्स है वो देखो टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरमन, ठीक है। सैंस सेरिफ में एरियल, वर्डाना, इस तरह मोनोस्पेस में कुरियर, कर्सिव में इस तरीके के। या आप अगर वर्ड देखो तो उसमें भी आपको नजर आ जाएगा। फैंटेसी में इस तरह आ रहे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट अगर फैंटेसी फॉन्ट अगर रखने चाहें तो आपको वो रखो, अगर आपको ये सेरिफ फॉन्ट रखना है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देना है तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके से भी देना तो दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। द CSS font family property. In CSS we use the font family property to specify the font of a text. If the font name is more than one word, अगर एक वर्ड से ज़्यादा है, टाइम्स न्यू रोमन, तो आप क्या करोगे, इट मस्ट बी इन कोटेशन मार्क्स लाइक टाइम्स न्यू रोमन, इस तरह लिखना पड़ेगा। एक टिप आपको दी है, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड होल्ड सेवरल फॉन्ट नेम्स एज अ फॉलबैक सिस्टम। अब अगर यहाँ पर देखो आप, तो ये जो .p1 है इस पे कितने फॉन्ट्स हैं, कितने फॉन्ट्स हैं? 2 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी। तो ये कह रहा है कि आपको एक से ज़्यादा फॉन्ट फैमिली रखनी चाहिए, वो फॉन्ट स्टाइल रखने चाहिए। वो इस वजह से है कि अगर टाइम्स न्यू रोमन अवेलेबल नहीं है तो वो टाइम्स को पिक करेगा, टाइम्स अवेलेबल नहीं है तो सेरिफ को पिक करेगा। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है, किसी भी वजह से, तो फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है, ठीक है। अगर इन तीनों में से भी कोई ना हो तो जो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट है ना उसको पिक करके वो वेबसाइट उसको दिखाएगी, ठीक है। अच्छा, टू इंश्योर मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी बिटवीन ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्टार्ट विद द फॉन्ट यू वांट, जो आपको चाहिए सबसे पहले वो लिखो, एंड विद द जेनेरिक फैमिली। जेनेरिक फैमिली है ये, ठीक है। ये देखो नाम है 2 और ये क्या है एंड में, जेनेरिक फैमिली। अब सेरिफ जो है ना, सेरिफ अगर ये दोनों नहीं मिलते उसको, तो जो सेरिफ वाला है ना, अब सेरिफ की जो भी फॉन्ट फैमिली अवेलेबल होगी ना उसके कंप्यूटर में, तो वो उसको दिखाएगा यूज़ करके, सही। वरना अगर पहले इन दोनों पे ट्राई करेगा नहीं होता तो फिर सेरिफ की फैमिली में से कोई भी फॉन्ट उठा के दिखा देगा। सैंस सेरिफ में भी, इसमें हम गेस नहीं कर सकते कि कौन सा फॉन्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट विद द फॉन्ट यू वांट एंड एंड विद द जेनेरिक फैमिली टू लेट द ब्राउजर पिक अ सिमिलर फॉन्ट इन अ जेनेरिक फैमिली, ठीक है। ब्राउजर खुद ही पिक करेगा। इफ नो अदर फॉन्ट्स आर अवेलेबल, द फॉन्ट नेम शुड बी सेपरेटेड विद अ कॉमा
रीड मोर अबाउट फॉलबैक फॉन्ट्स इन नेक्स्ट चैप्टर, हम देखते हैं आगे। ठीक है भाई, इसमें कोई इशू किसी को? इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। ये टाइम्स न्यू रोमन है, ये एरियल होगा और ये लूसीडा कंसोल होगा। आप इसको कंसोल करके इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये है। ठीक है, लूसीडा। अच्छा, लेकिन अगर आपको मैं एक्सटेंशन बताऊं, एक अब अगर नेट चल रहा हो, वर्ड फॉन्ट के नाम से एक्सटेंशन है, ये आप अपने पास डाल लो क्रोम के अंदर। फिर आपको इंस्पेक्ट या इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आप यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, बस आप यहाँ पे क्लिक करो। अब आप इसके ऊपर जब, अच्छा इस पे नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, ये आई फ्रेम है ना, इस पे इसलिए नहीं चल रहा। अच्छा, वर्ड फॉन्ट से आप पिक करो। देखो, जब भी आप माउस लेके आ रहे हो ना, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा फॉन्ट अप्लाई हुआ है, तो इससे इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको और भी चीज़ें बताएगा कि इसका स्टाइल क्या है। ठीक है, और पूरा बता रहा है आपको। देखो, फैमिली में जो बोल्ड हुआ है ना, वो अप्लाइड है। उसके अलावा नॉर्मल लाइन हाइट है, साइज इसका ये है, इसका RGB कलर ये है, वेट ये है, और इस तरीके से ये पूरा आपको बता रहा है। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, कोई सवाल? कैसे लगाएंगे? देखो, फॉन्ट फैमिली अगर आप ये ना भी लगाओ तब भी ये चल जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फॉल बैक जरूरी है। अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिलेगा उसको तो वो टाइम्स पे आ जाएगा, टाइम्स नहीं मिलेगा तो वो सेरिफ पे आ जाएगा। इनको बुलाइएगा भाई। ये जो ये फॉन्ट लिखा हुआ है हेल्वेटिका, ये कौन सी फॉन्ट फैमिली से होगा, कैसे बताएंगे आप? वर्ड फॉन्ट में जाके वहां से क्या पता चलेगा? अच्छा, सही बता रहे हैं? बिल्कुल गलत बता रहे हैं ना? ये बिल्कुल गलत बता रहे हो। वो तो मैंने कुछ और बताया, वो तो मैंने कुछ और बताया है। यहाँ ध्यान दे लो ना यार, थोड़ा सा तो टाइम होता है। साथ बाहर मिलते नहीं हो आप लोग क्या? हैं तो मिल लिया करो ना, क्लास का टाइम तो ज़ाया नहीं करो। अभी रिकॉर्डिंग भी जारी होती है साथ ही साथ। खैर, फिर हम आते हैं वेब सेफ। वेब सेफ क्या है भाई? What are web safe fonts? Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices. मतलब ये installed होते हैं। Fallback fonts. However, there are no 100% completely web safe fonts. There is always a chance that a font is not found or is not installed properly. Therefore, it is very important to always use fallback fonts. This means that you should add a list of similar backup fonts in the font family property. In the first font, if the first font doesn't work, the browser will try the next one. ये सारा हम देख चुके हैं ना, इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? वो वाले फॉन्ट जो कि यूनिवर्सली इंस्टॉल होते हैं। अब जो एरियल फॉन्ट है ना, वो तकरीबन सबके पीसीज में इंस्टॉल होगा, वो डिफ़ॉल्ट होता है और वो होता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर फॉलबैक्स आपको लगाना ज़रूरी है। सही है? जिस तरह भी एक फॉन्ट है, तो हुमा नाम है इसका भाई। ठीक है, ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है पहले से, तो हमें नज़र भी आ रहा है। बेस्ट वेब सेफ फॉन्ट्स फॉर HTML एंड CSS, यहाँ पे उन्होंने
दिए हुए भी हैं, देखो एरियल सबसे टॉप पर है, इस तरह वर्डाना, थाउमा, ये सारे आप यूज कर सकते हो, ये अवेलेबल भी होंगे। बिफोर यू पब्लिश योर वेबसाइट ऑलवेज चेक योर फॉन्ट्स अपीयर ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस एंड ऑलवेज यूज फॉलबैक फॉन्ट्स। पब्लिश करने से पहले आपको एक दफ़ा टेस्टिंग करना ज़रूरी है। डिफरेंट डिवाइसेस का क्या मतलब है, अपने डिवाइस से हट के भी, ताकि आपको पता चले कि अगर फॉलबैक फॉन्ट अप्लाई हो रहा है, अगर उसके पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो सारी टेस्टिंग होती है, आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल वेब से फॉन्ट्स क्या होते हैं? नहीं है कोई सवाल? क्यों नहीं है? समझ आ गया आप लोग को? कोई बताएगा मुझे वेब से फॉन्ट्स क्या है? हाँ, और कुछ फेमस जी, कुछ इन्होंने यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी रिसर्च होगी, उसकी बेस पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इनको सेफली यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ है तो ये भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, यूजर जाके, आपको पता है फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल होते हैं? किसको पता है? पीसी में, विंडोज में पता है किसी को? क्लिक करते हैं खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। कहाँ पे? खुद ही इंस्टॉल हो जाता है ना वो, आप ये बोल रहे? हाँ, वो तो कर ली ना, वो तो जरूर करेंगे ही तो आएगा ना। लेकिन अगर हम कुछ डिलीट करना चाहें फिर क्या करोगे? ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखो कंट्रोल पैनल में जाएं, ये फॉन्ट्स आ रहे हैं, यहां से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा फॉन्ट इंस्टॉल है आपके पास। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो जो आप डाउनलोड करके चेक करोगे ना, वो यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सही। इससे सब कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे हमें किसी कंप्यूटर के ऊपर बेस नहीं करना, हमें तो जनरल फॉन्ट्स यूज़ करने जो हर किसी के पास अवेलेबल हो। हम एक एक कंप्यूटर पे जाके इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो बस हमें फिर ये जनरल होंगे, ये डिफ़ॉल्ट होंगे। कोई होगा जिस तरह आज मैंने बताया, जाके अपने सारे फॉन्ट्स उड़ा दे, तो फिर वो उसकी गलती है। ठीक है, तो फिर उसके पास एरियल भी अवेलेबल नहीं होगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, एक दफ़ा कर लेना इंस्टॉल, पूरे डिलीट करके, कॉपी करके फिर डिलीट करके चेक भी कर लेना। अच्छा, फॉलबैक्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। फॉलबैक्स, बिलो आर सम कॉमन यूज फॉन्ट फॉलबैक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय 5 जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज। तो ये सेरिफ है, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि फॉलबैक एंड में रख दो आप इनको। ठीक है, तो क्या होगा अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप इन पांचों में से सेरिफ होगा तो सेरिफ से उठ के आ जाएगा, सैंस सेरिफ होगा तो सैंस सेरिफ से उठ के आ जाएगा, मोनोस्पेस से मोनोस्पेस आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? आ रही है ना? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पहले एरियल अप्लाई होगा, अगर एरियल नहीं मिला तो फिर ये होगा, फिर ये नहीं मिला तो ये देखो, ये फॉन्ट का नाम नहीं है, ये पूरी एक फैमिली है, इसके अंदर हजारों फॉन्ट हो सकते हैं। तो फिर ब्राउजर इसमें से कुछ भी पिक करके दिखा देगा। हो सकता है कि दो बंदे एक साथ आपकी वेबसाइट यूज कर रहे हो, दोनों को अलग अलग व्यू नजर आ सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो इधर से वो कोई पिक कर लेगा और वो इसको यूज करेगा। मेरे ख्याल में ब्राउजर की भी कोई डिफॉल्ट होते हैं, चेंज कर सकते होंगे सेटिंग्स में जाके। तो अगर किसी ने वो भी किया हुआ है तो फिर उसको उसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, यहाँ पे आपको दे रहा है कि गूगल फॉन्ट्स भी हैं आपके पास, तो यहाँ पे भी कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, इनको हम देखते हैं, अभी छोड़ें इनको। सबके हिसाब से मतलब सबके लिए अलग अलग, हर यूजर के लिए। पहले वाला तो आपका होगा ना, जो आप बताओगे वो होगा।
दोबारा सवाल करो। वो तो हो जाती है, लेकिन वो फॉन्ट से तो नहीं होगी ना, वो अलग चीज़ है, ट्रांसलेट हो जाएगा वो। यार सबके हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। आप बड़ा सोचें ना, आपके ये जो यूज़र है वो लाख होंगे, 2 लाख होंगे, इतनी रेंज है आपके पास, कर सकते हैं। आपके पास रेंज होनी चाहिए इतने सारे फॉन्ट्स की। आपको डायनामिकली चेंज करना पड़ेगा ना हर किसी के लिए फॉन्ट, फिर तो इतना फॉन्ट भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ऐसे ये कोई वैसा सिनेरियो है नहीं, क्योंकि क्यों करेंगे हम इस पे टाइम ज़ाया। एक फ़ॉन्ट है, हमारी वेबसाइट है, यही फ़ॉन्ट आप यूज़ करें, और वो जाहिर सी बात है कोई प्रोफेशनल फ़ॉन्ट ही हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, न्यूज़ की वेबसाइट है तो आप सारी न्यूज़ की वेबसाइट्स देखें, जाके वर्ड फॉन्ट इंस्टॉल करें, तकरीबन सबके फ़ॉन्ट स्टाइल सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरह कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट है, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग होगा, डिपेंड करता है ना यूज़र कौन सा है, कौन सी वेबसाइट है, तो वहाँ पे अलग अलग यूज़र के वो आएंगे, तो इस हिसाब से फ़ॉन्ट रख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई इशू? नींद पूरी हो गई सबकी? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल क्या है भाई? ये देखो 3 आ रहे हैं हमारे पास, इटैलिक, ऑब्लिक, ये पढ़ा है हमने, बोल्ड कहाँ पढ़ा है? HTML में पढ़ा है। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज्ड टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यूज। नॉर्मल, इसमें नॉर्मल शो करेगा, इटैलिक में थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, ऑब्लिक में क्या होगा? द टेक्स्ट इज लीनिंग, ऑब्लिक इज वेरी सिमिलर टू इटैलिक बट लेस सपोर्टिव, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें और उसमें? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, बस यही है, मेरी नज़र में तो दोनों ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इटैलिक यूज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। फॉन्ट का वेट, वेट का मतलब है वो बोल्ड है या फिर नॉर्मल है। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये लाइटर है, ये बोल्ड है और ये वेट है, तो वेट डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे आओ, फॉन्ट वेट लिखो और बस ये दबा दो, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो वेट है ना वो यहाँ से अवेलेबल है, 100, 200, 300, 400, जो आपने वेट रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। जो लास्ट है वो 900 और वो इक्वल्स टू किसके? बोल्ड के, ठीक है। वर्ड फॉन्ट में आए, क्लिक करें, देखें इसका वेट क्या है, इसका 700 और इसका 900। लेकिन यहाँ तो हमने इस तरह रखा है ना, नॉर्मल, लाइटर, बोल्ड, तो नॉर्मल, लाइटर, बोल्ड का भी जो है ना वो वहाँ पे वेट ही बन रहा है, सही है। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये नॉर्मल दिखेगा। आप यहाँ पे भी चेंज करके लाइफ टाइम पे रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। कोई सवाल इसमें? फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर और नॉट अ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड इन अ स्मॉल कैप फॉन्ट। इन अ स्मॉल कैप फॉन्ट all lowercase are converted to uppercase. However, the converted uppercase letters
appear in a smaller font size than the original uppercase letter in the text. इस तरह, ठीक है। ये एक आपकी टेक्स्ट है, इसमें क्या है, ये फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में क्या हो रहा है, पहला वर्ड कैपिटल हो रहा है और बाकी स्मॉल हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें ये यहाँ पे आपका क्या है भाई, ये स्मॉलर लेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, लेकिन सब एक ही उसके हैं, समझ आई, सब एक ही साइज के हैं। और ये भी इस तरीके से इस तरह आ रहा है, और ये भी, ठीक है। तो ये जो है ना क्या है, स्मॉल कैप है। दोबारा पढ़ लेते हैं। इन अ स्मॉल कैप फॉन्ट ऑल लोअर केस आर कन्वर्टेड टू अपर केस लेटर्स, ठीक है। जितने भी लोअर केस है वो सब किस में कन्वर्टेड हो रहे हैं, अपर केस में। और फिर क्या हो रहा है, हाउएवर द कन्वर्टेड अपर केस लेटर्स अपीयर इन अ स्मॉलर फॉन्ट साइज देन द ओरिजिनल अपर केस लेटर इन द टेक्स्ट। अगर कोई ओरिजिनल अपर केस लेटर है यहाँ पे तो उससे ये छोटे नजर आएंगे, लेकिन होंगे अब ये अपर केस में, ठीक है। नहीं है कोई सवाल? अच्छा समझा रहा हूं मैं ना, या फिर आप लोग को समझ नहीं आ रहा? दो ही चीजें है ना। अच्छा, फिर हमारे पास फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट का ही साइज सेट करेगा या डिफ का भी? डिफ का कर सकता है, ये कर सकता है, यहां लिखा हुआ है। कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन बताएगा? बाकी भी है ना यहाँ, बाकी आप लोग जुबाने उबाने नहीं है। नेक्स्ट क्लास से ना आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है ना, बोलना नहीं आता ना आप लोग को। फ्रंट पे बुलाऊंगा तो बोलना अच्छे से आ जाएगा ना। 2-2, 3-3 दफा आप आएंगे ना तो आप सेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जवाब नहीं दे पा रहे ना आप लोग। पूछा है ना क्वेश्चन, जवाब दें उसका। सब समझ आ गया? फॉन्ट साइज सिर्फ फॉन्ट के साइज के लिए, या फिर डिव वगैरह और इस तरह की चीजें भी हम बढ़ा सकते हैं साइज इसका। मैं डिव की बात कर रहा हूँ, डिव के अंदर की बात नहीं कर रहा। नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पहली लाइन यही लिखी हुई है ना, प्रॉपर्टी सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। बीइंग एबल टू मैनेज द टेक्स्ट साइज इज इम्पोर्टेंट इन वेब डिजाइन। ऐसा ही है ना, आपको मैनेज करना पड़ता है फॉन्ट का साइज। ये तो नहीं है कि एक पैराग्राफ जो है ना वो 20 पिक्सल का है, दूसरा 10 का हो गया, ऐसा तो नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ता है। However, you should not use font size adjustment to make paragraph look like headings or headings look like paragraph. आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। Always use the proper HTML tag like H1 to H6 for headings and P for paragraphs. वो ये कह रहा है कि अगर आप पूरा पैराग्राफ H1 में लिख दो और उसका फॉन्ट साइज छोटा करो तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो P में लिखो, अगर हेडिंग देनी है तो H1 में दो, ठीक है। फिर भी अगर आपने H1 का साइज थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आप फॉन्ट साइज के थ्रू बड़ा कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं होगा, ठीक है। द फॉन्ट साइज कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव साइज। एब्सोल्यूट साइज क्या होता है भाई? सेट द टेक्स्ट टू अ स्पेसिफाइड साइज। मतलब स्पेसिफाइड का क्या मतलब है? आओ भाई जो समझ आ रहा है वो बताओ ना, इंग्लिश की क्लास तो है नहीं। स्पेसिफिकली अगर आपने 10 पिक्सल बोल दिया तो 10 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन रिलेटिव में क्या है, वो सराउंडिंग एलिमेंट्स के हिसाब से साइज को मैनेज कर सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है, डज नॉट अलाउ अ यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर्स, बैड फॉर एक्सेसिबिलिटी रीजंस। अगर एब्सोल्यूट साइज देते हो तो वो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा यूजर को कि वो टेक्स्ट साइज को चेंज कर सके। अब जिसको नजर नहीं आता ना वो जूम करके देखते हैं, अगर वो साइज बढ़ा रहे हैं तो ये चेंज नहीं करने देगा तो इशू आ जाएगा। वो हम देखते हैं ना आगे जाके, डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है। अब क्या है, अलाउ यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ब्राउजर, ये अलाउ कर देता है।
और एक और भी, एब्सोल्यूट साइज इज यूजफुल व्हेन द फिजिकल साइज ऑफ द आउटपुट इज नॉन। मतलब आपको पता है कि आपकी वेबसाइट एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे ही खुलेगी, तब तो आप सेट कर दो। ठीक है, समझ आई? स्पेसिफिक स्क्रीन का मतलब है कि ये जो साइज है ना स्क्रीन का, आपने इसको नोट डाउन कर लिया, आपको पता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है जो भी है वो इस साइज पे खुलेगा, तो तब आप वो यूज़ कर लो एब्सोल्यूट। अगर नहीं पता तो आप रिलेटिव यूज़ करें। ठीक है, दुनिया में हज़ारों डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो आप सबको वहाँ पे चेक नहीं कर सकते सबके लिए। तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस जब आप पढ़ोगे ना ऐसा ऐसा ये चीज़ें, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपको ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करनी है कि आपको बार बार हर डिवाइस के लिए सेट नहीं करनी पड़े। अच्छा, नोट में कह रहा है इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ फॉन्ट साइज, द डिफॉल्ट साइज ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट लाइक पैराग्राफ इज कितना? कोई पैराग्राफ होगा ना हमारे पास, यहाँ है नहीं है? उसने डिफॉल्ट साइज क्या बताया हमें? कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ये डिफॉल्ट साइज है। ठीक है, पैराग्राफ का। अच्छा, और ये 1 रैम क्या होता है? वो 1 EM। 1 EM भी एक यूनिट है, ठीक है उसका। तो 1 EM का मतलब 16 पिक्सल्स इक्वल्स टू 1 EM। तो 1 EM भी आप दे सकते हो। अगर आपने 32 पिक्सल्स देना है तो आप कितने दोगे? 2 EM देंगे, 1 EM देंगे। भाई ये जूम करूं इसको, ये क्या बोल रहा है? तो 32 पिक्सल्स कितने EM बनेंगे? सिंपल ये पूछ रहा हूं, किसने बताया? उन्होंने तो बताया, बाकी भी तो बताए ना। एक बच्चे से पूछ के चलता रहूं मैं, फिर सबको इग्नोर कर दूं? हैं? CM का है? CM तो मैंने कभी यूज नहीं किया भाई, पता नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया। देखते हैं अगर आगे आ गया तो। CM वैसे नहीं होता। अच्छा, सेट font size with pixels. Setting the text size with pixels gives you full control over the text size. इसका मतलब क्या है कि H1 अगर हम 40 पिक्सल दे रहे हैं तो मोबाइल में भी 40 पिक्सल नज़र आएगा और बड़ी स्क्रीन में भी 40 पिक्सल नज़र आएगा। तो अगर मोबाइल की स्क्रीन छोटी हो गई, 40 पिक्सल से छोटी हो गई, तो वो सही तरीके से विजुअली नज़र नहीं आएगा मैं ना। तो ये देखो, ये फिक्स है। इधर देखो, ये रहा हेडिंग साइज। अगर हम H1 का हेडिंग साइज देखें, चला दें, हम H1 लगाते हैं यहाँ पे, फॉन्ट साइज देखें, वर्ड फॉन्ट, इसका डिफॉल्ट क्या आ रहा है? 32। और हम वहाँ पे हमारी एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कर दिया, इसको 40 कर दिया है। तो ये अपने एक्चुअल साइज से बढ़ चुका है। इस तरह H2 का भी इन्होंने बढ़ाया हुआ है और पैराग्राफ का भी कम किया हुआ है। पैराग्राफ का 16 पिक्सल्स था और यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो अगर मैं 16 करूँ तो ये इसका एक्चुअल होगा, और 1 EM करूँ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इफ यू यूज पिक्सल्स यू कैन स्टिल यूज द जूम टूल टू रीसाइज द इंटायर पेज। तो अगर आप इससे करते हो और जूम वूम करते हो तो वो कोई इशू नहीं आएगा। ये क्या हो गया? कर्सर क्यों आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये जूम हुआ है, तो आप इसको जूम करके कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है, ज़्यादा तो नहीं हो गया? ब्रेक चाहिए 5 मिनट का? चाहिए भाई, एक एक मैं सर थोड़ी चेक करूँगा, हैंड रेज कर लिया करो। बस 2 बंदों को ब्रेक चाहिए।
ब्रेक चाहिए, चलें 12:10 पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या देखा है कि फ़ॉन्ट साइज वगैरह और देख लिया, और फ़ॉन्ट स्टाइल। बस बस बस, बहुत टाइम दे दिया, आप देख लें इधर। अच्छा, फ़ॉन्ट गूगल क्या है भाई? गूगल के फ़ॉन्ट्स है हमारे पास, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स इन HTML यू कैन यूज़ गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स आर फ्री टू यूज़ एंड हैव मोर देन। भाई क्या मसला है ये तो बता दें आप लोग, यहाँ देखें ना। ये कह रहा है कि अगर आपको स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने तो आप गूगल के फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, और वो ऑलमोस्ट 1000 फ़ॉन्ट्स है जो कि अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिंक लगाना है और आपकी वेबसाइट में वो फ़ॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ऐड अ स्पेशल स्टाइल शीट इन द हेड सेक्शन एंड देन रेफर टू द फ़ॉन्ट इन द CSS। अभी हमने एक फ़ॉन्ट उठाया, ये देखें, ये एक लिंकिंग करनी पड़ेगी हमको, और इस फ़ॉन्ट का क्या नाम है? सोफिया, ठीक है। देखते हैं इसका रिजल्ट इस तरीके का है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये देखें, आपको ये स्टाइल शीट से पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, बाद में नहीं। स्टाइल शीट से लिंक करना पहले पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये अवेलेबल हो जाए और फिर आप अपने स्टाइल शीट में जाके उसको यूज़ कर लें। इसको हम नाम दे देते हैं फ़ॉन्ट स्टीवर, ठीक है। ये क्लास का नेम है, इस क्लास को यहाँ पे रखें। हाँ, इसको दें फ़ॉन्ट फैमिली, क्या नाम है उसका, इस तरह देंगे, और सेरिफ दे देते हैं, सही है, चलेगा ये? नहीं चला, क्यों? तो चला ही नहीं है। कहाँ कहाँ पे कॉमा देना है? इधर हैं? क्यों देना है इन्वर्टेड कॉमा? भाई इन्वर्टेड कॉमा तो हम इसलिए दे देते ना कि वहाँ पे देखो, अगर आप लोग ने क्लास नहीं लेनी आप लोग जा सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। ये अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं फॉन्ट्स के अंदर तब हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है, सही। वेबसाइट पर अगर आपने जाना है, यहाँ पे अगर लिंक दिया हुआ है तो ठीक है, वरना हम खुद भी जा सकते हैं। हम यहाँ चले आते हैं, इस वेबसाइट को उठाओ, यहाँ लिख लो यार, गूगल फॉन्ट्स। ये आपके सारे फॉन्ट्स हैं जो कि आप यहाँ से पिक करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फॉन्ट है, देखो, कहाँ गया? ये रहा, गेट फॉन्ट पे क्लिक करो। अच्छा, ये आपके पास कोड आ रहा है, ठीक है। इस कोड को कॉपी करो और यहाँ पे रख दो, कहाँ पे? हेड में, HTML के, ठीक है। ये कोड उसने दिया, बस हमको यहाँ वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करना है। ये बेसिकली फाइल्स लोड कर रहा है और कुछ आपकी स्टाइलिंग यूज़ कर रहा है। अब यहाँ जाते हैं, कैसे देना है हमको, ये नाम है इसका, ठीक है। एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, बल्कि इसी को दे देते हैं यार, नहीं चला, डबल हो गए, ठीक है। फॉन्ट्स हैं, आप यहाँ से पिक करके इजीली जो है ना यहाँ से आप वो कर सकते हो। अगर कुछ पेड होंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई ये पेड है, ये मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता, ठीक है।
कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, सोफिया उसका नाम होगा जिसने बनाया है, उसने अपने नाम पे फ़ॉन्ट रख दिया होगा। अगर आपने ढूंढना है तो अबाउट में जाओ, इसके फ़ॉन्ट में उसने अपना कोई लिंक दिया होगा लिंक्डइन का या किसी भी चीज़ का, जाके देख लो। ठीक है, हाँ तो सब पता होगा ना, काम करता हूँ ना मैं। ठीक है, अच्छा बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है यहाँ पे, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सब उसी तरीके से यूज़ होंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको दे रहा है कि आप मल्टीपल फ़ॉन्ट्स एक ही स्टाइल में यूज़ कर सकते हो इस तरह। ठीक है, तो सोफिया और ये ट्रायरोंग जो है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक ही लिंक के अंदर। सही। और हेयर यू वांट टू यूज़ अ फॉन्ट नेम ऑटो वाइड, ये भी एक फॉन्ट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। नोट में हमें कुछ बता रहा है, व्हेन स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट इन CSS ऑलवेज लिस्ट अ मिनिमम वन फॉलबैक फॉन्ट to avoid unexpected behaviors. So also here you should add a generic font family like serif and sans serif to the end of the list. आपको ये जो है ना ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, बाकी आप जो है ना वो आप लग सकते हो। ठीक है, मिनिमम वन फॉल बैक फॉन्ट, मतलब एक अगर सोफिया है तो दूसरा आप कोई और फॉन्ट रखो और तीसरा वो रख दो, ज़्यादा फॉल बैक नहीं रखो, तो डिफरेंट बिहेवियर्स आएंगे फिर आपके पास। हर किसी को हो सकता है कि अलग अलग फॉन्ट नज़र आने लग जाए। ठीक है, दो बंदे एक साथ यूज़ कर रहे होंगे लेकिन अलग अलग फॉन्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, किसी का फॉल बैक पहला वाला चल रहा होगा, किसी का दूसरा वाला चल रहा होगा। तो तीनों को भी आप ऐड कर सकते हो इसी तरीके से, सही, और फिर आप उनको यूज़ कर सकते हो इस तरह CSS में। ठीक है, बार का साइन देके मल्टीपल उनको आप फैमिलीज को जो है ना उठा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई सवाल? तीनों अवेलेबल हो जाएंगे, आपको जहां यूज करना है आप यूज करें, आपके CSS वाली कोड में अवेलेबल हो जाएंगे, आप यूज कर लें। ठीक है, अच्छा एक और आपको नोट बता रहा है कि रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट्स में स्लो डाउन योर वेब पेजेस। ऑब्वियसली ये जो लिंक है ना, लिंक, इसका मतलब है कि ये डाउनलोड होगा फॉन्ट, कहीं टेम्परेरी मेमोरी में डाउनलोड होगा और फिर वहां से आप उठाएंगे और यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो जब आप 3 रखेंगे 4 रखेंगे ना, तो अगर जिसके पास इंटरनेट स्लो होगा तो ये डाउनलोड होगा पहले, फिर आपका वेब पेज लोड होगा। तो जब तक वेब पेज ये डाउनलोड नहीं होगा, वेब पेज घूमता रहेगा, लोडर चलेगा, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा कुछ भी। तो इस वजह से वो कह रहा है कि अगर आप मल्टीपल फॉन्ट करते हो तो फिर आपको थोड़ा वेब पेज स्लो भी हो सकता है। सही है, बिना डाउनलोड किए आप क्या करेंगे? वो डाउनलोड ही करेगा, वो एम्बेडेड कोड में भी यही हुआ हुआ, इसमें भी वो डाउनलोड ही करेगा, ऐसे नहीं है। नहीं, यूज़र डाउनलोड नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, लेकिन किसी टेम्परेरी मेमोरी में वो स्टोर कर लेगा ब्राउज़र की। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेट स्लो है तो डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा ना, ये बता रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपके पास स्पेसिफिक फॉन्ट्स है 4 से 5, तो आप डाउनलोड करके अपने कोड में भी रख सकते हो। ठीक है, और वहाँ से आप डायरेक्टली लगा लो, तो ये तरीका भी है कि आपके फ़ॉन्ट जल्दी लोड हो जाएंगे। सही, आपको बार बार हर यूज़र डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपके कोड में है। जब आप पूरा कोड कंपाइल कर दोगे और कहीं डिप्लॉय करोगे तो आपको बार बार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही, अभी जा रहे ना, आहिस्ता आहिस्ता उधर ही जाएंगे ना। ये समझ आ गया आप लोगों को? ये समझ आना इतना आसान बात नहीं है पहली दफ़ा में, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे फिर हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको ये बता रहे हैं कि आप फॉन्ट्स जो आपने यूज़ किए उनको आप शेडो वगैरह दे सकते हो। ठीक है, उनका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। enabling font effects, Google has also enabled different font effects that you can use. First, add effect is equals to effect name to the Google API, then add a special class name to the element that is going to use the special effect. अच्छा, ये सिर्फ जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ गूगल के फॉन्ट्स के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप कोई जनरल फॉन्ट यूज़ करोगे उसमें उसके लिए नहीं है। द क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद फॉन्ट इफेक्ट एंड एंड विद इफेक्ट नेम, ये रहा।
इफेक्ट इज इक्वल्स टू फायर, इस तरह। सही, ये इफेक्ट है जो कि सही। तो अब अच्छा, उसके अलावा आप मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हो। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है, आप किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, उसमें तो मसला नहीं है ना। मैं हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको कोड देखना पड़ेगा, कोड ऐसे नहीं है। यहाँ पे तो आप इफेक्ट यहाँ से अलाउ करवाओगे, ठीक है। और जो आप यूज़ करोगे ना, वो आप क्लास उसका बनाओगे। ऐसे क्लास क्या बनाओगे? फॉन्ट डैश इफेक्ट डैश फायर, ठीक है जी। लेकिन हमें पढ़ना तो है ना, अगर ट्रेंड में नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं। अब आपने सवाल किया है तो बात भी मुझसे करें ना, उससे क्यों कर रही? आजकल इन नहीं है तो आप जो है वो जो बुटीक वाले होते हैं तो वो पुराने कपड़े बनाना छोड़ देते हैं, सीखते नहीं है, कुछ चीज़ें सीखते नहीं है, हैं? ट्रेंड जो है ना घूम के वापस आ जाता है, तो फिर आप दोबारा आएंगे कोर्स करने। तो इस वजह से सारी चीज़ें पढ़नी होती है हमको, यूज़ करें या ना करें वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आप कोई गेमिंग वेबसाइट बनाएंगे ना, उसमें कुछ इसी तरीके से नजर आएंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक और इफेक्ट है यहाँ पे, बहुत सारे इन्होंने इफेक्ट दे दिए, नियॉन, आउटलाइन, एम्बोस, शेडो, मल्टीपल। जो जो आपको इफेक्ट जिस जिस तरीके से चाहिए, आप फॉन्ट इफेक्ट ऐसे ही लिखेंगे और डैश करके आगे उनका नेम लिख देंगे, ठीक है। कोई सवाल? वो हम देखते हैं, वो मुझे भी नहीं पता, वो हम यहाँ से देख सकते हैं ना। यहाँ से हम देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं बहुत सारे इफेक्ट्स, ठीक है। ये देखो एनिमेशन और इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल है। तो ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्लासरूम में। तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे और भी इफेक्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये बीटा में, इसका क्या मतलब है? बीटा में मतलब क्या होता है इसका? बीटा का मतलब है ये नया फीचर दिया उन्होंने, अभी ये टेस्टिंग में। तो मैं भी जो जिस तरह उन्होंने क्लास में बताया है कि क्लास में आप लगा सकते हैं, मैं भी ये आप दोबारा इस पेज पे आए तो डिफरेंट तरीके से लगा रहे हो, ठीक है। बीटा का मतलब है टेस्टिंग फेज में बिल्कुल नया फीचर आया। मेटा का है यहाँ पे? मेटा आपको नहीं पता क्या? मेटा तो नाम है ना यार, बीटा अलग चीज़ है, मेटा तो नाम है ना। अच्छा, ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं जाके, ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। अच्छा, ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने ट्राई करनी है, तो आप लोग काइंडली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें।